गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट टाइम पर हमने जो स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था, और ये एक बहुत छोटा टॉपिक रह गया है उसका, जो लगभग मैं ख़त्म कर चुका हूँ। काफ़ी दिन बाद क्लास ले रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपके पास जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दिया था कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शंस में कहाँ पे था कि जब जो ओवा जो था उसके साथ स्पर्म फ्यूज होता है। तो फ्यूज कैसे हो रहा है, देखिए, immediately after the entry of sperm into the egg, the latter show a cortical reaction to check the entry of more sperm. अब क्या होता है यहाँ पर, देखिए, जो स्पर्म जो है वो कहाँ हो रहा है, एग के पास। ठीक है ना, स्पर्म कहाँ पहुँच रहा है, एग के पास। एंड लेटर शो एक कॉर्टिकल रिएक्शन। एक कॉर्टिकल रिएक्शंस होती है जो चेक करती है कि एक स्पर्म के बाद कोई दूसरा स्पर्म एंट्री ना कर सके, तो दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शंस। ठीक है ना। सेकेंड, in this reaction the cortical granules present beneath the egg plasma membrane release chemical substance between the ooplasm and the plasma membrane vitelline membrane. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इस रिएक्शंस में जो कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स हैं, कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स फॉर्मेशन हुए, और कॉर्टिकल ग्रेनुअल कहाँ फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। ठीक है, कहाँ पर, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, और ये केमिकल सब्सटेंस कहाँ पे होता है, ओप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको बोलते हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, दीज सब्सटेंस रेज द वेटेलाइन मेम्ब्रेन एबव द एग सरफेस। ये सब्सटेंस का लेवल बढ़ जाता है वेटेलाइन मेम्ब्रेन्स के ऊपर एंड एग सरफेस पर। द एलिवेटेड वेटेलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन जो होती है, इसी मेम्ब्रेन को हम वेटेलाइन मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इसी में आगे लेते हैं, द इंक्रीज्ड स्पेस बिटवीन द ओप्लाज्म एंड द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड द केमिकल प्रेजेंट द इफेक्टिवली चेक द एंट्री ऑफ द स्पर्म। ये जो है इसका स्पेस बढ़ता जाता है ओप्लाज्म का। ये इसलिए होती है ताकि दूसरा स्पर्म आके एंट्री ना कर सके। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म फ्यूज होता है एग के साथ, वो अपनी एक लेयर बना लेता है जिसको वेटेलाइन मेम्ब्रेन बोला हुआ है। ठीक है ना, या जैसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी बोला हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ पॉलीस्पर्मी occurs, that is more than one sperm enter the secondary oocyte, the resulting cell has too much genetic material to develop normally. देखिए, वैसे तो ऐसा बहुत पॉसिबल कम होता है। जैसे इस पूरे टॉपिक में मैंने बताया हुआ है कि जब जो एग जो है उससे स्पर्म फ्यूज होता है, जब स्पर्म फ्यूज होता है, जो जैसे ही स्पर्म फ्यूज हुआ तो उसने क्या किया, अपने उस एग के ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन कर दी। उस लेयर को हमने वेटेलाइन मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोला हुआ है। अब अगर ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वहाँ पर दूसरे स्पर्म भी आकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है ना, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब एक मेम्ब्रेन बन जाती है तो दूसरा एग उसके साथ एंट्री नहीं कर सकता है। इफ़ पॉलीस्पर्मी अकर्स, मतलब एक साथ कई स्पर्म वहाँ पर हो जाए, दैट इज मोर देन वन स्पर्म एंटर द सेकेंडरी oocyte। एक साथ कई स्पर्म एग के साथ एंटर कर जाए, दैट इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। द रिजल्टिंग सेल हैज़ टू मच जेनेटिक मटेरियल टू डेवलप नॉर्मली। तो उस ऐसे केस में एग के अंदर बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल पहुंच जाएगा स्पर्म का, जो नॉर्मल केस से बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। ये देखिए डायग्राम्स भी बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो है, ये हमारे पास क्या है, ये आप देख रहे हैं, एक मिनट बस, राइट, हाँ राइट। अब आप देख रहे हैं, देखिए ये है आपका ओवम। ठीक है ना, ओवम लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, ये जो आपको पिंक कलर की दिखाई पड़ रही है, ये पेरी वेटेलाइन स्पेसिस है। क्या, पेरी वेटेलाइन स्पेस, मतलब कि वेटेलाइन जो मेम्ब्रेन है, उस वेटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस को उसको बोला हुआ पेरी वेटेलाइन मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ ये जो है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, जोना पेलुसिडा है। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो बहुत सारे जो हैं सेल्स ऑफ
कोरोनर रेडिएटर है, या अब इसके अंदर जो है नए स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए रेडिएटर, ये कॉर्टिकल मेम्ब्रेन जो है पूरे की तरफ फैल चुकी हैं, तो अब यहाँ पर कोई नया स्पर्म फ्यूजन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द हैप्लॉइड गैमीट्स fuse together to form diploid zygote. As the zygote towards the uterus, the mitotic division start and form the cleavage to change into 2 to 4 8 16 ब्लास्टोमियर। अब देखिए जो हैप्लॉइड गैमीट्स थे, जैसे एग और स्पर्म थे, हैप्लॉइड गैमीट्स थे, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। क्या फॉर्मेशन करा दिया इन्होंने? डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन करा दिया। एज द जाइगोट मूव्स टूवर्ड, अब उसके बाद क्या हुआ, जाइगोट जो है मूव टूवर्ड्स द यूट्रस, कहाँ पहुँच गया? यूट्रस के पास। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट, क्या डिवीजन स्टार्ट हुआ? माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया। एंड फॉर्म क्लीवेज टू चेंज इनटू 2 4 8 16 सेल्स। अब उसके बाद वो क्या है? सेल्स में डिवाइड होगा, किसमें? 2 4 8 16 सेल्स में ये डिवाइड हो गया। द ब्लास्टोमियर्स 8 to 16 cells called morula divide to change into blastocysts. The blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast, and the inner group of cells attached to the trophoblast and the inner cell mass. The outer layer of blastocyst is called trophoblast that attach the endometrium of uterus called implantation that leads to pregnancy. अब देखिए क्या हुआ, ब्लास्टोमियर्स जो है वो कितने सेल्स का होता है? 8 to 16 सेल्स का। और इस 8 to 16 सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मॉरूला। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। मॉरूला डिवाइड टू चेंज इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब उसके बाद जो ब्लास्टोमियर्स है वो किसमें चेंज हो गया? ब्लास्टोसिस्ट में। एंड द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन द आउटर लेयर कॉल्ड, उसको हमने बोला वो ट्रोफोब्लास्ट। मतलब कि जो ब्लास्टोसिस्ट किसमें? ब्लास्टोमियर चेंज हुआ ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट किसमें चेंज हुआ? ट्रोफोब्लास्ट में। एंड उसके बाद जो है उसके अंदर बहुत सारा इनर सेल मास बढ़ने लगा, क्योंकि इनर सेल ग्रुप फॉर्मेशन होने लगा। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट दैट अटैच विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। और ये जो इस तरह की एक जो फर्टिलाइजेशन हुआ है पूरा एग और स्पर्म का, जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, ये जाइगोट जाके एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की जो सबसे इनर वाली जो वॉल है उस पर जाकर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसी तभी बोलते हैं कॉल इम्प्लांटेशन दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। उसी को हमने बोला हुआ है प्रेगनेंसी, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, the finger-like projection trophoblast after implantation called coronary villi, ठीक है ना। अब देखिए इसमें फिंगर लाइक में मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब उंगली जैसी संरचनाएं जो होती हैं ट्रोफोब्लास्ट में होती हैं। कब? आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसको बोलते हैं कोरोनिक विलाई। That along the uterine wall forms the functional unit between the developing embryo and maternal body called placenta. तो जब कोरोनिक बिलाई बनती है तो उसके साथ साथ यूट्राइन वॉल जो मतलब जहाँ पर एग जो है जो जाइगोट है यूट्रस से अटैच है, ठीक है। तो यूट्राइन वॉल फॉर्म्स ए फंक्शनल यूनिट, एक यूनिट जनरेट करती है इसके एम्ब्रियो के बीच और मैटरनल बॉडी के बीच। मतलब कि जो जाइगोट बना हुआ था, जाइगोट से अब एम्ब्रियो वाली फेज फॉर्मेशन हुए, तो जो मदर का यूट्रस और जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, इनके बीच में एक लेयर फॉर्मेशन होती है, एक कनेक्शन होता है जिसको नाम दिया हुआ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अटैच्ड विथ फीटस विद एन अम्बिलिकल कॉर्ड with the transport of foods the transport of food and oxygen of embryo। तो अब जो प्लेसेंटा जो है फीटस के साथ अटैच हो गया विद एन अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड उसी के अंदर होती है जो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है किसका? ऑक्सीजन का एंड एम्ब्रियो का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए उसके बाद आता है ह्यूमन HCG फॉर्म्स HCG ह्यूमन कोरोनिक गोनोडोट्रोपिक और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलेक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन वोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय प्लेसेंटा, ठीक है ना। ये HCG और HPL, ठीक है, एंड रिलेक्शन, ये
वोमेन में प्रोड्यूस होते हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं? जब कब जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी। और कहाँ से होते हैं? बाई द प्लेसेंटा के थ्रू। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद द इनर सेल मास, जो इनर सेल मास मतलब जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा, डिफ्रेंशिएशन, उसमें क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है और 3 लेयर फॉर्मेशन होती हैं। कौन सी 3 लेयर फॉर्मेशन होती हैं? एक्टोडर्म and inner layer endoderm and mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm। 3 लेयर फॉर्म। एक्टो जो बाद में चल के ब्रेन और इंटरनल वाला जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन करेगी। एंडोडर्म जो बॉडी के जो एब्डोमिनल वाला जो पार्ट है वो फॉर्मेशन करेंगी। मेसोडर्म जो ब्लड और कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना? तो दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन अडल्ट। ये 3 लेयर ही जाके पूरे एडल्ट्स को डेवलप करती हैं, इनके ऑर्गन्स को डेवलप करती हैं। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट नोट दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड stem cells which have potential to give rise to all tissue and organs। that means कि जो it is important to note that इनर सेल मास, जो इनर सेल मास फॉर्मेशन होता जा रहा, कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल। उसी में बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? अपने अंदर स्टेम सेल को कहते हैं। स्टेम सेल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस समय, जो कि काफ़ी हद तक लगभग 75 बीमारियों को दूर करती है। इससे अधिक भी कर सकती है। 75% बीमारियों को दूर कर देती है स्टेम सेल। स्टेम सेल बच्चे के प्लेसेंटा के अंदर ही पाई जाती हैं। स्टेम सेल विच गिव पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। और इसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है स्टेम सेल्स के अंदर कि एक पूरी तरह से एक पूरा ऑर्गन्स और एक टिश्यू को डेवलप कर सकती हैं। इन ह्यूमन आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। जो प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के 1 month के बाद हार्ट का फॉर्मेशन होता। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ख़त्म होते ही क्या लिम्स एंड डिजिट आर फॉर्म, मतलब कि जो पैर बनना शुरू होते हैं और उंगलियां बननी शुरू होती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 month, 12 मतलब जो बाय द एंड ऑफ 12 month 12 मंथ ख़त्म होने के बाद मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटियल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा बाय द एंड ऑफ 12 months तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बाय द 12 weeks होना चाहिए। अगर 12 months लिखा हुआ तो मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस 12 weeks होगा। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व बाई 5 months। ठीक है ना? द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, जो पहला मूवमेंट जो बच्चे का होता है वो ऑब्जर्व किया था 5वें महीने में। बाय द एंड ऑफ 24 weeks। ठीक है? जैसे 12 month यहाँ पे 12 month ना होके 12 week होगा यहाँ पे। ठीक है ना? क्लियर कर लीजिएगा। बाय द एंड ऑफ 24 weeks बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर। 24 week के बाद यहाँ पे आपका फाइन हेयर आपको दिखाई पड़ लेंगे बच्चे की बॉडी के ऊपर। आई लिड्स एंड आई लेस आर फॉर्म दिखाई पड़ लेंगे। एंड द एंड ऑफ 9 month फीटस इज फुली डेवलप। 9 month के बाद जो फीटस है पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी का पर्ट्यूशन एंड लैक्टेशन। उसमें भी क्या होता है, जो पर्ट्यूशंस होता है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पर्ट्यूशन। पूरी प्रोसेस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो फुल फीटस पूरा तरह से डेवलप हो गया, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला हुआ है, मतलब जब हमारा फीटस जो है पूरी तरह से डेवलप हो गया एंड दैट वो क्या है, डिलीवरी के लिए तैयार हो गया, मतलब बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड पर्ट्यूशन। तो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस, इसलिए बोला गया फुली डेवलप्ड फीटस का डिलीवर करने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ द पर्ट्यूशन। सिग्नल्स फॉर पर्ट्यूशंस ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा in inducing mild uterine contraction called fetal ejection reflex।
इसका मतलब क्या हुआ, सिग्नल्स फॉर पर्ट्यूशन ओरिजिनेट, मतलब वो सिग्नल्स आने लगते हैं, मतलब कि जो यूट्रस है वो क्या कॉन्ट्रेक्शन करने लगता है फ्रॉम द फुली डेवलप फीटस, जो पूरी तरह से डेवलप फीटस हो गया है, प्लेसेंटा इंड्यूसिंग माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, धीमे धीमे पहले से होता है, फिर बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वो फीटस को बाहर बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्या है ये रिलीज ऑफ ऑक्सीटेशन, जिससे क्या होता है कि मैटरनल पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है, और दैट मीन्स वो बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है किसको, एम्ब्रियो को। द मेमरी ग्लैंड, नेक्स्ट द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, इसी समय जैसे ही जो बच्चे की पूरी तरह से डिलीवरी हो जाती है, बाहर निकल जाता है बच्चा मदर के फीटस से, सॉरी मदर के यूट्रस से, उसके बाद जो होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो मदर होती हैं उनका जो है मतलब मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, प्रेगनेंसी के एंड के बाद लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोड्यूशन स्टार्ट हो जाता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज of lactation is called colostrum which contains several antibodies। स्टार्टिंग के फ्यू डेज के पास क्या होता है, जो फर्स्ट मदर का फर्स्ट मिल्क निकल के आता है और उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये कई बार नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर्स दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है उसको बता दूँ, ये फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर बॉडी, तो मदर की बॉडी से निकलने वाले जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हमने बोला हुआ है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम एक्चुअली काम क्या करता है, ये बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है, इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को फर्स्ट मिल्क ज़रूर देना चाहिए। कुछ दिनों तक फर्स्ट मिल्क मिलने के बाद उसके बॉडी में एंटीबॉडीज रहेंगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, इम्यून पावर बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। इसी के साथ ही चैप्टर में फिनिश करता हूँ, क्योंकि लगभग इस चैप्टर को मैंने फिनिश कर दिया। अब इसके बाद 4 चैप्टर लेंगे, कंटिन्यू लूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि बीच बीच में मेरे थोड़ा वर्क था इसलिए मैं नहीं ले पाया, लेकिन आगे आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। जिस तरह के मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ इस तरह के ही आप नोट्स बना लीजिए। 100% गारंटी कह रहा हूँ कि आपके जो 100 मतलब 70 में से आपके 60-65 मार्क्स कहीं से नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ही कंप्लीट कर लें। थैंक यू।